नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स दिस वीक में आपका बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी इस हफ्ते की बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। तमाम कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 22 मार्च 2024 के फैसले को पलटते हुए यूपी मदरसा एक्ट की संवैधानिकता को बरकरार रखते हुए मान्यता दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को संविधान के मौलिक ढांचे के खिलाफ बताते हुए सभी छात्रों का दाखिला सामान्य स्कूलों में करवाने का आदेश दिया था। CJI DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 जस्टिस की बेंच ने कहा है कि ये सही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि राज्य सरकार शिक्षा को नियमित करने के लिए कानून बना सकती है। इसमें सिलेबस, छात्रों का स्वास्थ्य जैसे कई पहलू शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मदरसा मजहबी शिक्षा भी देती हैं और उनका मुख्य उद्देश्य शिक्षा ही है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि किसी भी छात्र को धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यूपी मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक्ट में मदरसा बोर्ड को फाजिल, कामिल जैसी डिग्री देने का अधिकार दिया गया है। ये UGC एक्ट के खिलाफ है, इसे हटा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिग्री देना असंवैधानिक है, बाकी एक्ट संवैधानिक है। CJI चंद्रचूड़, जस्टिस JV पार्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने फैसला दिया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बोर्ड सरकार की सहमति से ऐसी व्यवस्था बना सकता है जहां मदरसा के धार्मिक चरित्र को प्रभावित किए बिना सेकुलर शिक्षा दे सके। 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 22 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा था कि यूपी मदरसा बोर्ड के जरिए दी जाने वाली कामिल और फाजिल डिग्री ना यूनिवर्सिटी की डिग्री के समकक्ष है और न ही बोर्ड की ओर से पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों के समकक्ष है। इस स्थिति में मदरसे के छात्र उन्हें नौकरी के लिए योग्य हो सकते हैं जिनके लिए हाई स्कूल इंटरमीडिएट योग्यता की जरूरत होती है। 22 मार्च 2024 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार देते हुए धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ बताया था। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी के खंडपीठ ने यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार को एक योजना बनाने का भी निर्देश दिया था ताकि वर्तमान में मदरसों में पढ़ रहे छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में समायोजित किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने निजी संपत्ति विवाद में बड़ा फैसला सुनाया है। मामले में CJI DY चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि सभी निजी संपत्ति समुदाय के भौतिक संसाधन नहीं, कुछ निजी संपत्ति समुदाय के भौतिक संसाधन हो सकती है। ये 9 जजों की संविधान पीठ का फैसला है जिसने 1978 से लेकर अभी तक सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले पलट दिए हैं। मामले में फैसला सुनाते हुए CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि 3 जजमेंट है मेरा और 6 जजों का, जस्टिस नागरत्ना का आंशिक सहमति वाला और जस्टिस धुलिया का असहमति वाला। हम मानते हैं कि अनुच्छेद 31C को केशवानंद भारती मामले में जिस हद तक बरकरार रखा गया था वह बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में साफ कर दिया है कि सरकार सभी निजी संपत्तियों का अधिग्रहण नहीं कर सकती है। CJI DY चंद्रचूड़ ने 1978 के बाद के उन फैसलों को पलट दिया है जिसमें समाजवादी विषय को अपनाया गया था और कहा गया था कि सरकार आम भलाई के लिए सभी निजी संपत्तियों को अपने कब्जे में ले सकती है। CJI ने 7 न्यायाधीशों का बहुमत का फैसला लिखते हुए कहा कि सभी निजी संपत्तियां भौतिक संसाधन नहीं हैं, इसीलिए सरकारों द्वारा इन पर कब्जा नहीं किया जा सकता है। सरकार सभी निजी संपत्तियों की अधिग्रहण नहीं कर सकती है। बहुमत ने न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर के पिछले फैसले को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि सभी निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को राज्य द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है, जिसमें कहा गया कि पुराना शासन एक विशेष आर्थिक और सामाजिक विचारधारा से प्रेरित था। पिछले 30 सालों में गतिशील आर्थिक नीति अपनाने से भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन गया। वह जस्टिस अय्यर के इस दर्शन से सहमत नहीं है कि निजी व्यक्तियों की संपत्ति हर संपत्ति को
सामुदायिक संसाधन कहा जा सकता है। 1960 और 70 के दशक में समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर झुकाव था, लेकिन 1990 के दशक से बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था की ओर ध्यान केंद्रित किया गया। भारत की अर्थव्यवस्था की दिशा किसी विशेष प्रकार की अर्थव्यवस्था से दूर है, बल्कि इसका उद्देश्य विकासशील देश की उभरती चुनौतियों का सामना करना है। सीजीआई ने कहा कि सभी निजी संपत्ति समुदाय के भौतिक संसाधन नहीं है और कुछ निजी संपत्ति समुदाय के भौतिक संसाधन हो सकती है। 9 जजों के संविधान पीठ का फैसला 1978 को लेकर सभी और अभी तक के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पलटे हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे वायु प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अभय अशोक की अध्यक्षता वाली बेंच ने पंजाब सरकार ने कहा है कि हमने केंद्र सरकार को फंड मांगा है और केंद्र सरकार से ये फंड मांगा गया है, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए केंद्र सरकार से कहा है कि पंजाब सरकार के प्रपोजल पर जल्द फैसला लें। हालांकि कोर्ट ने केंद्र सरकार को 1 हफ्ते में पंजाब सरकार के फंड रिलीज की मांग पर फैसला लेने को कहा है। वहीं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 में बदलाव किए जाने के सवाल पर केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया है कि इस पर काम चल रहा है। 1 हफ्ते में गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इसके बाद कोर्ट ने 11 नवंबर तक इस पर अनुपालन रिपोर्ट को जमा करने को कहा। एमिकस क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देते हुए बताया कि दीपावली के दिन पराली जलाने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखे पर बैन के बावजूद आतिशबाजी होने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि हम चाहते हैं कि दिल्ली सरकार तुरंत इस पर जवाब दे और ऐसा क्यों हुआ। बैन के बावजूद दिल्ली में पटाखों के जलाने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैन के आदेश को सख्ती से लागू नहीं किया गया। फायर क्रैकर्स पर बैन प्रदूषण पर काबू के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है। हम दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी करेंगे। कोर्ट ने आदेश का पालन क्यों नहीं किया। दिल्ली में पटाखे पर रोक के बावजूद आतिशबाजी पर रोक नहीं लगा पाने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि पटाखों पर प्रतिबंध का पालन शायद ही किया गया हो। यहां तक कि रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि दिवाली के दौरान प्रदूषण अपने उच्च स्तर पर था और हम दिल्ली सरकार को निर्देश देते हैं कि वह प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में हलफनामा दाखिल करे। साथ ही दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को भी निर्देश देते हैं कि वे प्रतिबंध को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में हलफनामा दाखिल करें। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को 1 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने को कहा है और दोनों को ये बताना चाहिए कि वह क्या कदम उठाने का प्रस्ताव रखते हैं ताकि अगले साल ऐसी घटना ना हो जिसमें सार्वजनिक अभियान के लिए उठाए गए कदम शामिल होने चाहिए। बता दें आपको कि पंजाब और हरियाणा राज्य में भी पिछले 10 दिनों से पराली जलाने के विवरण के बारे में हलफनामा दाखिल करें। कोर्ट ने कहा है कि इस दिवाली में प्रदूषण को लेकर क्या किया गया, इन पहलुओं पर कोर्ट 14 नवंबर को सुनवाई करेगी। तब तक दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार जो है और दिल्ली आयुक्त को 1 हफ्ते में इस मसले पर हलफनामा दाखिल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने हल्के मोटर वाहन या LMV का ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले व्यक्तियों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि LMV का ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति 7,500 किलोग्राम से कम वजन वाले परिवहन वाहन को चलाने के हकदार हैं। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जिससे ये साबित हो सके कि देश में सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि के लिए LMV लाइसेंस धारक जिम्मेदार है। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय ने प्रधान न्यायाधीश सहित 4 न्यायाधीशों की ओर से फैसला लिखते हुए कहा कि ये मुद्दा हल्के मोटर वाहन लाइसेंस धारकों वाले चालकों की आजीविका से संबंधित है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हल्के मोटर वाहन या LMV के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति बिना किसी विशेष अनुमोदन के 7,500 किलोग्राम से कम भार वाले परिवहन वाहन को चला सकता है। अगर वाहन का कुल भार 7,500 किलोग्राम से कम है तो LMV लाइसेंस वाला चालक ऐसे परिवहन वाहन को चला सकता है। कोर्ट ने कहा है कि उसके समक्ष ऐसा कोई डेटा नहीं लाया गया है जो ये दर्शाता हो कि परिवहन वाहन चलाने वाले LMV लाइसेंस धारक सड़क दुर्घटनाओं का महत्वपूर्ण कारण है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के प्रावधानों की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या को अपनाते हुए कोर्ट ने मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के निर्णय का समर्थन किया है। कोर्ट ने परिवहन वाहन चालकों की आजीविका के मुद्दे पर परिप्रेक्ष्य से भी इस मुद्दे पर विचार किया। 5 जजों की संवैधानिक पीठ इस मुद्दे पर विचार कर रही थी कि क्या लाइट मोटर व्हीकल के संबंध में ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति उस लाइसेंस के आधार पर 7,500 किलोग्राम से अधिक भार रहित लाइट मोटर व्हीकल क्लास के परिवहन वाहन को चलाने का हकदार हो सकता है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस PS नरसिम्हा, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे। संदर्भ मुद्दे पर सुनवाई कर रही थी। जस्टिस रॉय ने पीठ की ओर से निर्णय लिया। वर्तमान मुद्दा सबसे पहले मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के फैसले में उठा था। इस मामले में जस्टिस अमिताभ रॉय, जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस संजय किशन कौल की 3 जजों की पीठ ने माना कि 7,500 किलोग्राम से कम भार रहित परिवहन वाहन को चलाने के लिए लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस में अलग से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार LMV ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति लाइट मोटर व्हीकल क्लास का परिवहन वाहन चलाने का हकदार था, जिसका भार 7,500 किलोग्राम से अधिक नहीं था। 2022 में मुकुंद देवांगन के मामले में दिए गए फैसले पर समन्वय पीठ ने संदेह जताया और मामले को 5 जजों की पीठ को सौंप दिया। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आजीविका के मुद्दे पर वर्तमान मामले में संभावित प्रभाव की ओर इशारा किया। इसने संघ से आजीविका के मुद्दे और सड़क सुरक्षा चिंताओं के बीच संतुलन बनाने के लिए कानून में संभावित नीतिगत बदलावों पर विचार करने को कहा। अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणि ने पीठ को ये भी बताया कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 में प्रासंगिक संशोधनों से संबंधित संभावित नीतिगत बदलावों पर राज्य सरकारों के साथ वर्तमान मुद्दे पर विचार विमर्श लगभग पूरा हो चुका है। हालांकि चूंकि विचार विमर्श से कोई ठोस नतीजा नहीं निकला, इसीलिए न्यायालय ने मामले को गुणदोष के आधार पर तय करने का फैसला किया और 21 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ ने 4-3 बहुमत से एस अजीज बादशाह बनाम भारत संघ के मामले में 1967 के फैसला खारिज किया है। उक्त फैसले में कहा गया है कि कानून द्वारा गठित कोई संस्था अल्पसंख्यक संस्था होने का दावा नहीं कर सकती। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा है। अब ये मुद्दा AMU अल्पसंख्यक संस्था है या नहीं, बहुमत के इस दृष्टिकोण के आधार पर नियमित पीठ द्वारा तय किया जाना है। 1981 में 2 जजों वाली बेंच ने मामले को 7 जजों वाली बेंच को भेज दिया था, जिसके बाद ये मामला सामने आया। न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा है कि 2 न्यायाधीश मामले को सीधे 7 न्यायाधीशों के पास भेज सकते हैं। योग्यता के आधार पर न्यायमूर्ति कांत ने कहा है कि कोई संस्था अल्पसंख्यक दर्जे का दावा तभी कर सकती है जब वह अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। AMU की फिलहाल जो स्थिति है वो बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट बहुमत से यह फैसला देने से इनकार किया कि AMU अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं। हालांकि कोर्ट ने अल्पसंख्यक दर्जा के लिए मानदंड तय किए। कोर्ट ने फिलहाल अल्पसंख्यक दर्जे के मामले को नियमित बेंच में भेजा है। हालांकि अदालत ने अजीज बादशाह मामले के फैसले को खारिज किया। फैसले में कहा गया था कि AMU अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है क्योंकि इसकी स्थापना मुसलमानों ने नहीं की है। संविधान पीठ ने
फैसले में कहा कि सिर्फ संस्थान की स्थापना ही नहीं बल्कि प्रशासन कौन कर रहा है, अल्पसंख्यक दर्जा देने वक्त ये भी निर्णायक कारक है। यानी कानून और सरकारी विनियमन का अधिनियम, स्थापना की तिथि और गैर अल्पसंख्यक सदस्यों द्वारा प्रशासन, इन सब से किसी शैक्षणिक संस्थान की अल्पसंख्यक स्थिति प्रभावित नहीं होगी। यानी कानून और सरकारी विनियमन का अधिनियमन, स्थापना की तिथि और गैर अल्पसंख्यक सदस्यों द्वारा प्रशासन, इन सब से ही शैक्षणिक संस्थान की अल्पसंख्यक स्थिति तय होगी। आगे नियमित बेंच अल्पसंख्यक दर्जा देने जाने के मामले पर इसी आधार पर सुनवाई करेगी। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा या नहीं, इसका फैसला नियमित पीठ करेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने 4-3 के बहुमत से यह आदेश दिया। 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से यह निष्कर्ष निकाला गया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गैर अल्पसंख्यक संस्थान होने के नाते मेडिकल पीजी कोर्स में मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए 50% सीटें आरक्षित नहीं कर सकता। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई के दौरान साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने मामले को 7 जजों की पीठ के पास भेज दिया। सुनवाई के दौरान सवाल उठा कि क्या कोई विश्वविद्यालय जिसका प्रशासन सरकार द्वारा किया जा रहा है, क्या वह अल्पसंख्यक संस्थान होने का दावा कर सकता है। इस मामले पर सुनवाई पूरी कर सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ ने 1 फरवरी 2024 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साल 1967 के फैसले को पलटते हुए स्पष्ट किया कि कानून द्वारा बनाए गए संस्थान को भी अल्पसंख्यक दर्जा मिल सकता है। हालांकि अंतिम फैसले के लिए पीठ ने मामले को नियमित पीठ के पास भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली में यमुना नदी के घाट पर छठ पूजा की मांग वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। पूर्वांचल नव निर्माण संस्थान की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने यमुना नदी में छठ पूजा की इजाजत देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि यमुना का पानी इतना गंदा है कि आप खुद बीमार पड़ जाएंगे, इसी वजह से हम इसकी इजाजत नहीं दे रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने चिंता जताई है कि लोगों को यमुना नदी में प्रदूषण के स्तर को देखते हुए लोगों को यमुना नदी में नहीं जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस बात पर किसी को कोई विवाद नहीं है कि यमुना में प्रदूषण नहीं है। अगर कोई यमुना में गया तो उसकी सेहत पर असर पड़ सकता है। हाईकोर्ट ने कहा है कि यमुना की हालत ऐसी नहीं है कि उसके अंदर जाकर पूजा की जाए। बीते दिनों एक व्यक्ति ने यमुना में डुबकी लगाई थी और वह 2 दिन अस्पताल में आईसीयू में भर्ती होना पड़ा। और हाईकोर्ट ने कहा कि समय बहुत कम है और छठ की पूजा शुरू हो चुकी है। ऐसे में इस आखिरी समय में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि आपको यमुना के पानी की स्थिति के बारे में पता है, फिर भी आप पूजा के लिए यमुना के पानी में जाने की मांग कर रहे हैं। यमुना के आसपास 800 कॉलोनियां हैं और जिसका अनट्रीटेड सीवेज ये सीधे यमुना नदी में जा रहा है। हम एक दिन में यमुना साफ नहीं कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि आप यमुना में सफाई चाहते हैं तो आप यमुना की सफाई को लेकर याचिका दाखिल करें, हम उस पर सुनवाई करेंगे। हाँ, अगर खुद यमुना के घाटों को साफ कर सकते हैं तो साफ करिए। हाईकोर्ट ने कहा है कि हम यमुना ड्रेन के पास रहने वाले 241 झुग्गी वासियों से संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन इन नेता अक्सर भाषण देते हैं कि वे इन लोगों को नहीं हटने देंगे। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि मान्यताओं के अनुसार पूजा नदी के बहते पानी में की जाती है, टब या किसी स्विमिंग पूल में पूजा नहीं की जाती है। हमारी मांग है कि हथनीकुंड बैराज से इसके लिए पानी छोड़ा जाए ताकि पानी साफ हो सके और लोग अपने घरों को दिल्ली से वापस जा रहे हैं ताकि वह छठ पूजा नदी में कर सके। याचिकाकर्ता की ओर से छठ पूजा पर 2019 में कोरोना के दौरान घाट पर पूजा करने पर बैन लगाया गया था। उसके बाद अब घाट पर पूजा करने पर रोक लगाई गई है। वहीं दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को बताया है कि यमुना में प्रदूषण के तहत काफी ज्यादा प्रदूषण यहाँ पर है और किसी को भी उसमें जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हालांकि दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि सरकार पूजा के लिए पर्याप्त इंतजाम कर चुकी है और पूरी दिल्ली में 1000 से ज्यादा जगहों पर छठ पूजा करने की व्यवस्था की गई है, जिसमें से कुछ नदी के घाट के पास ही है।
सुप्रीम कोर्ट ने बंद हो चुकी एयरलाइन जेट एयरवेज को जालान कलरॉक कंसोर्टियम को हस्तांतरित करने के लिए एनसीएलटी के फैसले को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जेट एयरवेज की समाधान योजना को बरकरार रखने वाले एनसीएलटी के फैसले के खिलाफ एसबीआई और अन्य ऋणदाताओं की याचिका स्वीकार कर ली है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी असाधारण शक्ति का प्रयोग करते हुए बंद पड़ी एयरलाइन जेट एयरवेज की परिसंपत्तियों को बेचने का आदेश दिया है। सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने एसबीआई और अन्य लेनदारों की अपील पर अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों के प्रयोग के तहत जेट एयरवेज के लिक्विडेशन का निर्देश दिया है। कोर्ट ने एनसीएलटी के उस फैसले को खारिज कर दिया है जिसमें समझौते के तहत जेट एयरवेज के स्वामित्व को जालान कलरॉक कंसोर्टियम को हस्तांतरित करने को बरकरार रखा गया था। न्यायालय ने एनसीएलटी की मुंबई पीठ को तत्काल परिसमापक का नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। एसआरए द्वारा भुगतान की गई 200 करोड़ रुपए की राशि जब्त कर ली गई है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने 16 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। एनसीएलटी के आदेश को नकदी संकट से जूझ रही एयरलाइन के एसबीआई के नेतृत्व वाले ऋणदाताओं के चुनौती दी गई है और न्यायालय के समक्ष मुख्य मुद्दा एनसीएलटी के उस निर्णय को चुनौती देना था जिसने स्वीकृत समाधान योजना के अनुसार पूरे 350 करोड़ का भुगतान किए बिना एयरलाइनों के स्वामित्व को एसआरए को हस्तांतरित करने की अनुमति दी थी। समाधान योजना के अनुसार एसआरए को 4,783 करोड़ रुपए का भुगतान करना था और सहमति के अनुसार भुगतान की पहली किश्त में 350 करोड़ रुपए डालने थे और 18 जनवरी को आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी के 8 अगस्त 2023 का निर्णय रद्द कर दिया जिसमें एसआरए को 350 करोड़ रुपए के भुगतान की पहली किश्त को परफॉर्मेंस बैंक गारंटी या पीबीजी के विरुद्ध समायोजित करने की अनुमति दी गई थी जिसे ऋणदाताओं द्वारा सुरक्षा के रूप में दिया गया था। कलकत्ता आरजीकर में हुई घटना पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच में सीबीआई ने अपनी नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ने के बाद कहा कि हमने सीबीआई की 6वीं रिपोर्ट देख ली है जिसके मुताबिक निचली अदालत ने आरोपी के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 64 और 103 के तहत आरोप तय कर दिए हैं और उस मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को है। सीजीआई ने कहा कि फिलहाल मामले की जांच चल रही है इसीलिए हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं और अब 4 हफ्ते बाद सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। केंद्र सरकार की तरफ से नेशनल टास्क फोर्स की रिपोर्ट दाखिल की गई है। केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने बताया है कि पूरी रिपोर्ट को इसे 3 भागों में बांटा गया है। इसमें शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म के उपाय शामिल किए गए हैं। एनटीएफ की रिपोर्ट पढ़ने के सीजीआई ने कहा है कि एलटीएफ ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें मेडिकल प्रोफेशनल्स के खिलाफ हिंसा की रोकथाम और सेफ वर्कप्लेस बनाने के लिए अपनी सिफारिशें तैयार की है जबकि दूसरी सिफारिशें मेडिकल प्रोफेशनल्स के खिलाफ यौन हिंसा की रोकथाम के लिए की गई है। सीजीआई ने कहा है कि एनटीएफ ने कहा है कि सभी राज्यों हाईकोर्ट को रिपोर्ट का पालन करना चाहिए और इसीलिए हम निर्देश देते हैं कि इस रिपोर्ट की कॉपी सभी वकीलों, सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव को उपलब्ध कराई जाए और यदि राज्य इसमें कुछ और सिफारिशें करना चाहते हैं तो इसके बारे में भी 3 हफ्ते में कोर्ट को बताएं। सीजीआई ने यह भी कहा है कि सभी वकील रिपोर्ट को बेहतर बनाने की सिफारिशों को मजबूत करने के तरीकों पर सुझाव दे सकते हैं। सीजीआई ने कहा है कि वो कोर्ट को बताएं कि किस तरह की निगरानी व्यवस्था बनाई जा सकती है और अगर इसे लागू किया जा सकता है तो हम इसे लागू करने का निर्देश देंगे। वहीं एक वकील ने इस मामले की सुनवाई को कोलकाता की निचली अदालत से मुकदमे को दूसरी जगह ट्रांसफर की मांग की है। सीजीआई ने इस मांग को ठुकराते हुए कहा है कि हमने मणिपुर जैसे मामले में ऐसा किया है कि इस मामले में हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। सीजीआई ने कहा कि ट्रायल शुरू होने वाला है और अगर निचली अदालत को लगेगा कि सीबीआई की जांच के दौरान कुछ और चीजों की कोर्ट के सामने आएंगी तो निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र के हिसाब से उससे निर्णय लेने के लिए सक्षम रखेगा। सीजीआई ने ये बात तब कही जब वकील ने कहा कि इस मामले में सीबीआई की जांच चल रही है, ऐसे में ट्रायल कैसे शुरू हो सकता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट 4 हफ्ते बारिश मामले में अगली सुनवाई करेगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।